देखिए, ये उस टाइम की बात है जब पूरे भारत में अलग अलग वंश के राजा रूल कर रहे थे। पूरे भारत में कोई एक पर्टिकुलर राजा का कंट्रोल नहीं था। इसको थोड़ा मैप के थ्रू समझते हैं। जहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली जो है उस पर लोधी वंश के राजा रूल कर रहे थे, जो कि एक अफगानी मुस्लिम थे। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है उस पर कई हिंदू राजपूत राजा रूल कर रहे थे। ये उनके नाम है, थोड़ा पॉज करके आप पढ़ लें। और उधर वेस्टर्न इंडिया में यानी गुजरात स्टेट में जफर खान की सल्तनत थी। तो वहीं साउथ वाला जो एरिया था यानी जिसको हम दक्कन बोलते हैं, उस पर बहमनी एम्पायर का शासन था। यहाँ ये लोग आपस में अपने एरिया को लेकर लड़ाई कर रहे थे और रूल कर रहे थे। इनमें आपस में दुश्मनी थी और कोई यूनिटी नहीं थी। तो राणा रायमल जो कि उस टाइम पर मेवाड़ के राजा थे, इनके यहाँ पर अप्रैल 1482 में राणा सांगा का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम संग्राम सिंह था और इनके जो दादा थे राणा कुंभाजी, वो बहुत ही साहसी और वीर योद्धा थे। इनके दादाजी की डेथ के बाद राणा रायमल जो इनके पिता थे वो मेवाड़ के राजा बनते हैं। राणा रायमल जो थे उनके 3 बेटे थे, पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा। राणा सांगा इनमें सबसे छोटे थे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं ताकि राणा सांगा जो थे उनके राजा बनने की जो कहानी है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो होता क्या था उस टाइम पर, जब राजा अपने उत्तराधिकारियों में से अगला राजा जो चुनता था तो उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता था। उन उत्तराधिकारियों में ये भाव रहता था कि इनका असली उत्तराधिकारी यानी राजा बनने का जो असली उत्तराधिकारी है वो मैं ही हूँ। थोड़ा सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, जैसे एक राजा के 3 बेटे हैं, तो उस राजा की डेथ के बाद उन तीनों में से किसी एक को राजा बनना पड़ेगा। तो उन तीनों में आपस में इस राजा बनने के लिए आपस में दुश्मनी शुरू हो जाएगी। तो अब इन तीनों में आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, जिससे ये राजा बनने के लिए एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाएंगे। ऐसा ही राजा रायमल के बेटों के साथ होता है। तो होता क्या है, आगे चलकर जब राजा रायमल अपने तीनों बेटे में से जो राणा सांगा थे उसको राजा बनने की घोषणा करते हैं, तो इनके तीनों बेटों में आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उन तीनों में आपस में एक छोटा सा युद्ध भी होता है, जिससे राणा सांगा की इस युद्ध में एक आंख भी चली जाती है। इसके बाद राणा सांगा आमेर को छोड़कर चले जाते हैं। इसके कुछ साल बाद जो राणा सांगा थे उनके दोनों भाइयों की डेथ हो जाती है और आगे चलकर 1509 में राजा रायमल की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो टाइम सामने आता है जब मेवाड़ के राजा के रूप में राणा सांगा मेवाड़ का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हैं। राणा सांगा सबसे पहले राजा बनते ही अपने एरिया को एक्सपेंड करने में लग जाते हैं। इसके लिए उन्होंने सभी हिंदू राजपूत जो राजा थे उनको एक यूनिटी में करना शुरू कर दिया और एक प्रथा चलाई, पाती पेरवन प्रथा, जिसमें सभी हिंदू राजपूत राजाओं को उन्होंने विश्वास दिलाया कि युद्ध में जाने से पहले वो एक दूसरे से प्रॉमिस और वचन देंगे कि वे युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके तहत राणा सांगा ने कई हिंदू राजपूत राजाओं से संधि की, जिससे उन्होंने मेड़ता नरेश राजा वीरमदेव, सालुम्बर राजा रतन सिंह और आदित्य तोमर के साथ साथ मेदिनी राय को अपने साथ कर लिया। इधर दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी मेवाड़ के शुरू से ही विरोध में था। राणा सांगा के पिता के टाइम पर भी उसने मेवाड़ पर कई बार अटैक किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। यहाँ अब राणा सांगा क्या करते हैं, वो 1517 में उल्टा इब्राहिम लोधी पर अटैक करने की प्लानिंग करते हैं। इसके लिए राणा सांगा ने डिप्लोमेटिक वे में बाबर को एक पत्र भी लिखा, जो उस टाइम अफगानिस्तान में रूल कर रहा था। यहाँ पर राणा सांगा की सोच थी कि वो जैसे ही बाबर को दिल्ली पर अटैक करने के लिए बुलाएंगे और बाबर जैसे ही दिल्ली पर अटैक करेगा, ये अपनी आर्मी लेके आगरा पर अटैक करेंगे और ऐसा करके ये लोग दिल्ली और आगरा दोनों जगह से इब्राहिम लोधी को भगा देंगे और इसके बदले में वो बाबर को कुछ पैसे और खजाना देकर यहाँ से उसको भी भगा देंगे। लेकिन यहाँ आगे चलकर सब कुछ उल्टा होता है, जिससे इंडिया की पूरी हिस्ट्री एकदम चेंज हो जाती है। तो होता क्या है, इनके अटैक की खबर इब्राहिम लोधी को लग जाती है। ये क्या करता है, ये तुरंत अपनी आर्मी लेकर राणा सांगा से युद्ध करने के लिए निकल जाता है। यहाँ से राणा सांगा अपनी आर्मी के साथ मेवाड़ से निकल जाते हैं और खतौली में जाकर एक दूसरे की आर्मी के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन वो इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। लोधी यहाँ से भागकर दिल्ली चला जाता है। ये विदेशियों के खिलाफ राणा सांगा की पहली जीत थी। इसको बैटल ऑफ खतौली भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ न तो अभी बाबर आया है और न ही बाबर के लेटर का कोई जवाब आया है। ये थोड़ा सा आगे चलकर आएगा, आप थोड़ा सा वेट करिए। तो होता क्या है, युद्ध के बाद इब्राहिम लोधी दोबारा बदले की भावना से दोबारा राणा सांगा पर अटैक करने की प्लानिंग करता है और इसके ठीक 1 साल बाद यानी सन 1518 में एक बड़ी आर्मी के साथ राणा सांगा पर अटैक करता है। यहाँ राणा सांगा अपने कुशल योद्धाओं के साथ युद्ध में इब्राहिम लोधी के खिलाफ उतरते हैं और धौलपुर में दोनों आर्मी के बीच फाइट होती है। इधर भी राणा सांगा इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। यहाँ से लोधी फिर भाग जाता है और इसी के साथ आगरा में फतेहपुर, सीकरी और मालवा का वो एरिया जो इब्राहिम लोधी के कंट्रोल में था, उस पर राणा सांगा अपना कंट्रोल कर लेते हैं। और इसके बाद साल 1519 में होता क्या है, मेदिनी राय जो कि एक हिंदू राजपूत आर्मी कमांडर थे, जो मालवा के राजा महमूद के लिए अपनी आर्मी सपोर्ट किया करते थे। तो महमूद ने मेदिनी राय की सेवा भाव और उसके साहस को देखकर अपने दरबार में उसको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया हुआ था। तो यहाँ मेदिनी राय क्या करते हैं, वो मालवा में रिस्पॉन्सिबल जो पोस्ट थी उन पर हिंदू लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी जैसे ही ये कहानी महमूद को पता चलती है तो उसने मेदिनी राय को मालवा से भगा दी। इसके बाद मेदिनी राय राणा सांगा से मिलते हैं। यहाँ राणा सांगा ने मेदिनी राय को सपोर्ट किया और मालवा के राजा महमूद के खिलाफ मालवा पर अटैक कर दिया। यहाँ राणा सांगा के अंडर मेदिनी राय ने मालवा पर अपना कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर चंदेरी को उसने अपनी राजधानी बनाया और राणा सांगा ने हिंदुओं के धर्म पर लगने वाले जजिया कर को हटाया। यहाँ ये जो मैप में आप देख रहे हैं ये वो एरिया है। इसके बाद
मेदिनी राय ने आगे चलकर राणा सांगा को बहुत सपोर्ट किया। उधर गुजरात का जो सुल्तान था मुजफ्फर शाह, वो ईडर में लगातार अटैक कर रहा था और उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहा था। उस टाइम ईडर में जो राजा था वो था हिंदू राजपूत राजा रायमल। उसकी इन्फॉर्मेशन यानी उसके अटैक की इन्फॉर्मेशन जैसे ही उसको मिलती है वो भी राणा सांगा से अपने सपोर्ट के लिए मिलता है और यहाँ राणा सांगा अपनी आर्मी को रायमल की सपोर्ट में भेजते हैं और उसके बाद गुजरात की आर्मी को राणा सांगा ने हरा दिया और इसी के साथ उसने गुजरात के अहमदनगर और विसनगर तक अपना कंट्रोल कर लिया। इस टाइम तक राणा सांगा ने अपने एरिया को उत्तर में पंजाब की सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा और नर्मदा नदी तक, तो वहीं पश्चिम में संधू नदी से लेकर पूर्व में बयाना भरतपुर ग्वालियर तक एक्सपेंड कर दिया था। इधर बाबर छोटी छोटी सल्तनत को हराता हुआ भारत में आ रहा था। देखिए मैं आपको बता दूं, बाबर का भारत पर अटैक ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी उसने 4 बार भारत पर अटैक किया, लेकिन वो क्या करता था, वो अटैक करने के बाद यहाँ से खजाने को लूट कर निकल जाता था। ये अटैक उसका 5वां अटैक था। तो होता क्या है, 21 अप्रैल 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है। यहाँ बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों की आर्मी के बीच बढ़िया फाइट होती है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और उसको मारकर दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लिया। और यही वो टाइम था जब बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी और इसके बाद उसने छोटी छोटी सल्तनत को हराकर मुगल सल्तनत में मिलाना शुरू कर दिया था। यहाँ बाबर अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए जगह जगह पर अटैक कर रहा था। इसके बाद उसने राणा सांगा पर अटैक करने की प्लानिंग की। इधर राणा सांगा को जैसे ही बाबर के अटैक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो अपनी बड़ी और मजबूत आर्मी को लेकर बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं और फरवरी 1527 में बयाना के ग्राउंड में दोनों आर्मी के बीच फाइट होती है, जिसमें बाबर की आर्मी को राणा सांगा की आर्मी बुरी तरह से हरा देती है। यहाँ बाबर अपनी आर्मी को छोड़कर अकेला दिल्ली भाग जाता है। इसके बाद बाबर ने मेवाड़ पर अटैक नहीं करने के लिए राणा सांगा के पास एक शांति प्रस्ताव भेजा, जिसमें बाबर ने कहा कि न तो बाबर उनके एरिया पर अटैक करेगा और न ही राणा सांगा दिल्ली पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ राणा सांगा ने बाबर की कोई भी कंडीशन मानने से इनकार कर दिया, उल्टा उसको भारत छोड़ने के लिए कहा। इस टाइम पर राणा सांगा के पास एक संगठित आर्मी थी, जिसमें साहसी कमांडर थे। बयाना की जीत के बाद मुगल आर्मी राजपूत आर्मी से बहुत डरी हुई थी, लेकिन यहाँ बाबर एक बात का फायदा उठाते हुए राणा सांगा के खिलाफ एक चाल चलता है। ये राजा शिलादित्य तोमर, जो रायसेन का राजा था, उसके साथ संधि करता है, जिसको वो चित्तौड़गढ़ को उसका राजा बनाने के लिए डील करता है। यहाँ शिलादित्य तोमर और बाबर दोनों के बीच डील हो जाती है और ये आपस में दोनों एग्री हो जाते हैं और जिससे आगे चलकर राणा सांगा के लिए जो रिजल्ट है वो बहुत ही अलग होता है। तो होता क्या है, बाबर यानी मार्च 1527 में दोबारा राणा सांगा पर खानवा के मैदान में अटैक करता है। लेकिन यहाँ राणा सांगा अपनी पूरी प्लानिंग से और मजबूत आर्मी के साथ बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में अटैक करते हैं। इधर राणा सांगा बाबर की आर्मी पर काउंटर अटैक करने के लिए तोमर को जैसे ही ऑर्डर देते हैं, वो क्या करता है, वो बाबर की आर्मी से फाइट करने की बजाय बाबर की आर्मी के साथ मिलकर राणा सांगा की आर्मी के साथ फाइट करता है, जिससे रिजल्ट बाबर के फेवर में होता है और यहाँ राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी आर्मी का मनोबल और भी गिर जाता है और बाबर युद्ध जीत जाता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा जो हारने का कारण था वो था राजा तोमर। उसने राणा सांगा के साथ देने की बजाय बाबर का साथ दिया था। यहाँ बाबर ने अपनी जीत के बाद हिंदुओं पर बहुत बड़े कत्लेआम किए और इसी के साथ उसने मुगल एम्पायर को भारत में बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसके कुछ टाइम बाद यानी 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा की डेथ हो जाती है। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।